चलिए दोस्तों, now let's come to SAE 3420. It talks about assurance engagements to report on the compilation of pro forma financial information. यानी आप यहाँ पे जो एक कंपाइलेशन है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसे प्रोस्पेक्टस में शामिल किया जा रहा है, उस पर रिपोर्ट दे रहे हो. तो एसेंशियली स्पीकिंग आप रिपोर्ट दोगे, बट उस रिपोर्ट में यू विल फॉर्म अ स्टेटमेंट रादर देन गिविंग एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द इंफॉर्मेशन गिविंग इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, बिकॉज ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट है जिसके ऊपर आपसे एक अश्योरेंस मांगा गया है. So we will make an opinion, but this opinion is basically whether the compilation is as per the specified criteria or not. And that is why इस particular standard में आपको as a practitioner refer किया गया है. Assurance आप दे रहे हैं, लेकिन आप auditor नहीं कहलाएंगे, practitioner. उसका क्या कारण है समझते हैं. सबसे पहले स्कोप समझते हैं इस particular standard का. It talks about reasonable assurance engagements. Okay, यानी हमें assurance देना है, पर हम क्या कहलाएंगे? Practitioner. क्यों? Auditor क्यों नहीं? We'll come to that. To report on responsible parties, compilation of pro forma financial information. PF is pro forma financial information. 3400 was prospective financial information. ये pro forma financial information है. दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली वो है जो प्रोस्पेक्टस में शामिल की गई. तो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन जो भी इंक्लूड करना है वो नॉर्मली इंडिया में सेबी बताएगा. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये तभी लगता है व्हेन रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय सिक्योरिटी लॉ रेगुलेशन इन द ज्यूरिसडिक्शन, यानी इन द पर्टिकुलर लॉ वेयर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज बीइंग अप्लाइड, लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड विच इन आवर केस इज सेबी. तो सेबी का एक आईसीडीआर रेगुलेशन आपने सुना होगा विच इज विद रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जिसमें ऐसा कहा गया है. क्या समझिए, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो है 31 मार्च 2024 के. इसके बाद में आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया फॉर रेजिंग कैपिटल 31 जुलाई 2024 का. तो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टोटल पीरियड कितना हो गया? 4 महीने. हालांकि इस बीच में एक क्वार्टर भी आपका कंप्लीट हो रहा है, इंटरिम पीरियड नोन एज द स्टब पीरियड 30 जून 2024. अब आपके प्रोस्पेक्टस में आपने इन्फॉर्मेशन क्या दी होगी? तो सेबी की रिक्वायरमेंट्स कहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टस में लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरिम पीरियड तक की देना है. यानी आपके प्रोस्पेक्टस में लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 33/24 के भी आएंगे, 31/3/24 के, प्लस इंटरिम रिपोर्ट डेट एंडिंग 30 जून 2024 के भी आएंगे. इसका इस ऐसे ही से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, लेकिन इसके बाद एक महीने बाद आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया, इशू नहीं किया जनता को, फाइल किया जिस दिन सेबी को. अब समझिए कि सपोज कंपनी ने इस पीरियड में या इस पीरियड में कोई बड़ा एक्विजिशन किया या कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया. व्हाट इज बड़ा? तो उसकी डेफिनेशन सेबी डिफाइन करता है विच इज 20% और मोर ऑफ द नेटवर्थ प्रॉफिट्स और टर्नओवर ऑफ द ग्रुप एज ए होल. तो ऐसी सब्सिडरी आपने या तो बेच दी या एक्वायर कर ली या कोई एसोसिएट एक्वायर की बेच दी, ऐसा कुछ हुआ है. अब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप समझिए कि आज आप 31 जुलाई 24 पे प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो जिसमें आपके प्रॉफिट दिख रहे हैं भयंकर, और अभी आपने 15 दिन पहले एक बड़ी मटेरियल सब्सिडरी अपनी किसी और को बेच दी. तो कमबख्त यूजर को तो क्या लगेगा कि जो लास्ट आपके रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बढ़िया प्रॉफिट टर्नओवर ग्रोथ दिख रही है, पर हो सकता है वो मेजर ग्रोथ एक सब्सिडरी से आ रही हो. लेट्स से टाटा सन्स ने पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए, पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, और उन्होंने इस पर्टिकुलर पीरियड में टीसीएस जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है जो मेजर प्रॉफिट कमा के दे रही है उसको बेच दिया. रिलायंस ने जियो को इस पीरियड में बेच दिया, पब्लिक इशू लेके आ रही है. अब आप समझिए दोस्तों कि इतने पीरियड में ऑब्वियस सी बात है उसके प्रॉफिट शामिल होंगे, पर अब वो तो है ही नहीं हमारी कंपनी में. तो इसके लिए सेबी क्या कहता है कि इन केस इस पीरियड में अगर आपका कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है विच इज एक्विजिशन और डिसइन्वेस्टमेंट जो मटेरियल है एज पर देयर डेफिनेशन, तो आप ये सोचो कि ये ट्रांजैक्शन अगर पहले ही हो गया होता तो उस केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते? वैसे रीस्टेट करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करो. और जब आप रीस्टेट करोगे तो क्या बैलेंस शीट रीस्टेट करना है या पी&एल या कैश फ्लो या नोट्स?
रीस्टेट करना है तो आपको पिछला इंटरिम पीरियड, लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जितने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए सब रीस्टेट करना है। ये सारी चीजें, इसका जो क्राइटेरिया है वो भी सेबी ही डिफाइन करेगा। उसे इस स्टैंडर्ड में कहा गया है अप्लाइड क्राइटेरिया। तो व्हाट इट सेज इज, ये जो भी रिपोर्टिंग हो रही है, दिस रिपोर्टिंग इज जनरली एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन। हमारे इंडिया में सेबी ये कहता है कि अगर इस पीरियड में, यानी जो इंटरिम पीरियड आपने प्रोस्पेक्टस में रिपोर्ट किया, भले ही एनुअल पीरियड नहीं है इंटरिम में, पर अगर इस पीरियड में एक्विजिशन या डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसके लिए पीएफएफआई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ किसके लिए बनानी है, जो आपका लास्ट रिपोर्टेड पीरियड है प्रोस्पेक्टस में, उसके बाद अगर कोई मेजर एक्विजिशन या डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो ही आपको ये बनाने की जरूरत है। अब हमारा क्या उद्देश्य है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चलो पहले ये पढ़ते हैं। It means financial information which is shown together with adjustment to illustrate the impact of an event or transaction on unadjusted financial information। ये क्या कर रहा है, unadjusted financial information। क्या है unadjusted financial information? आपके financial statement of 31/3/24, 36/24, ये unadjusted financial information है। उस पर इम्पैक्ट इलस्ट्रेट कर रहा है ऑफ दिस इवेंट और ट्रांजैक्शन। ये जो मेजर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है सपोज, उसका इम्पैक्ट जो कब हुआ है, 30 जुलाई 24 से पहले, या यूँ लिख देते हैं जुलाई 24 में। कि अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारी बैलेंस शीट P&L कैसी दिखती, एज इफ द इवेंट हैड ऑकर्ड और ट्रांजैक्शन हैज बीन अंडरटेकन ऑन एन अर्लियर सिलेक्टेड डेट। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसे और कई हो सकते हैं। तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस में डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा as if those transaction had occurred at an earlier date। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, जो सपोज फॉर एग्जांपल एक डिसइन्वेस्टमेंट 30 जून से पहले हो गया और ये वाले आपके ऑलरेडी रिड्यूस्ड आ रहे हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद कम आ रहे हैं, तो वो एक्चुअल पोजीशन इस पर्टिकुलर एसएई के कवरेज में कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, P&L, कैश फ्लो कहीं भी नहीं। इसका इम्पैक्ट बताने का उद्देश्य है क्या, उस सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन का अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन पे एज इफ कि वो पहले हुई होती है। और इसी के लिए हम प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट करके इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। व्हाट इज प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट, कि अगर ये कंपनी जो बेच दी है पहले ही बिक गई होती तो यूएफआई कैसी बनती, तो आप यूँ समझ लीजिए भैया एडजस्टमेंट कैसे होते हैं। ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट 31/3/24 की, मैं इसमें एडजस्टमेंट्स दिखा दूंगा। तो मेरे पीपी में क्या एडजस्टमेंट होगा, इन्वेंट्री में क्या एडजस्टमेंट होगा, ये फिगर है, इनमें क्या क्या माइनस हो जाएगा और नेट क्या अमाउंट आएगा। तो ये कहलाएंगे एडजस्टमेंट, ये कहलाएगी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कहलाएगा प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर क्या करना है, रिपोर्ट देना है। ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊपर रिपोर्ट कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो भी दे सकता है। सेबी की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी दूसरा सीए जिसका पीयर रिव्यू वैलिड है, सर्टिफिकेट होल्ड किया है, वो भी दे सकता है। हालांकि अगर ये देता है तो इसे रिस्क फैक्टर में डिस्क्लोज किया जाता है। खैर, तो अब आ जाए, इसका फॉर्म क्या हो सकता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, अजम्पशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे एडजस्टमेंट हो रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने जो डिसइन्वेस्ट किया है वो सब्सिडरी नहीं है, वो हमारी कंपनी का एक सिर्फ डिवीजन था। जैसे कि आईटीसी लिमिटेड ने सीक्रेट डिवीजन भेज दिया, इट इज अ मटीरियल डिवीजन बट इट इज नॉट अ सेपरेट सब्सिडरी। तो फिर उस पर्टिकुलर डिवीजन के कई सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम एक्सपेंस होंगे, कई अलोकेट करना पड़ेंगे। तो किस क्राइटेरिया के आधार पे आप डिफरेंशिएट करोगे इन्फॉर्मेशन को, दैट इज नथिंग व्हिच इज नोन एज क्राइटेरिया। ये हो सकता है कि लॉ और रेगुलेशन ने स्पेसिफाई किया हो या आईसीआई ने कोई लॉजिक दिया हो इसके ऊपर। आईसीआई के देयर आर गाइडेंस नोट्स प्रोवाइड, और अगर नहीं है तो फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी को अपना क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है, डिवाइन करना है, और वो प्रैक्टिशनर को चेक करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है इस पूरे स्टैंडर्ड में, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस की प्रोफोर्मा इन्फॉर्मेशन को क्राइटेरिया के अनुसार बनाया है, और जो हमारी फाइंडिंग्स है उसके बेसिस पे रिपोर्ट करना। मेन स्टैंडर्ड का कंटेंट पूरा कंप्लीट हो गया, बस फटाफट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट, कंपाइलेशन किसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की। उसे इंफॉर्मेशन गैदर, क्लासीफाई, समराइज, प्रेजेंट करना है। उसे उस इवेंट और ट्रांजैक्शन का अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट देना है, एज इफ कि वो इवेंट या ट्रांजैक्शन पहले हो गई होती तो क्या होता। तो इसके लिए उसे क्या करना है, सबसे पहले सोर्स यानी अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, फिर प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स करने हैं एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, और उसके बाद रिजल्टिंग। तो वो जो मैंने 3 कॉलम का टेबल बनाया था उसको ये प्रिपेयर करना है। जिम्मेदारी हमारी क्या है, सबसे पहले
आप कंपाइल करके दोगे, हमारी जिम्मेदारी है ये चेक करना कि वो क्राइटेरिया के अनुसार कंपाइल्ड है या नहीं। तो हमें यूएफआई दे दो, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट जो दिए वो दे दो, और देख लेंगे क्राइटेरिया क्या डिफाइंड है सेबी का या आईसीआई का, उसके अनुसार एडजस्टमेंट हुए या नहीं। It is a reasonable assurance engagement where we report on compilation of pro forma information involving performance of procedure to assess whether the criteria used is reasonable and whether the significant event transaction adjustments are being properly provided. कब एक्सेप्ट करोगे आप इस तरह की एंगेजमेंट? सिंपल सी बात है, हमारी कॉम्पिटेंट कैपेबिलिटी चेक करेंगे, क्राइटेरिया सूटेबल है या नहीं है ये देखेंगे। अगर आपको लगता है पीएफएफआई मिसलीडिंग पर्पस के लिए कंपनी जान करके प्रोफॉर्मा इन्फॉर्मेशन बना रही है ये बोल के कि भैया ये वाली सब्सिडरी हमारी बिक गई है, जबकि एक्चुअल में बिकी नहीं है, वो लॉस मेकिंग सब्सिडरी, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस को हम हटा के अपने ग्रुप की पोजीशन बता रहे प्रोस्पेक्टस इशू करते समय ताकि ज़्यादा पैसा मिल जाए, पुराना एग्जाम्पल हो गया, इट्स लॉस मेकिंग। तो देन इन दैट केस वो मिसलीडिंग है क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है, तो फिर हमारे से असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा जो ओपिनियन है वो लॉ और रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है या इस एसएई के अनुसार है, ये समझना है, उसके बेसिस पे हमारे प्रोसीजर्स चेंज होंगे। कंसिडर वेदर लॉ और रेगुलेशन परमिट्स प्रैक्टिशनर टू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन और यूएम और अ रिव्यू कंक्लूजन। ये क्या है अभी डिस्कस करता हूं मैं। इन रिपोर्ट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच यूएफआई इंक्वायरी हैज बीन इन्वेस्टेड। तो हो सकता है कि आप जो सोर्स इंफॉर्मेशन ले रहे हो यानी कि 31 मार्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी ऑडिट रिपोर्ट ही मॉडिफाइड है, या जो सब्सिडरी बेची है उसकी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड है, तो क्या वो मॉडिफिकेशन मुझे पीएफआई की रिपोर्ट में देना पड़ेंगे? ऑब्वियसली, क्या मैं दे सकता हूं? ये वो क्वेश्चन है, ये अभी समझाएंगे। देन एंटिटीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कभी रिव्यू ही नहीं हुई है तो फिर आपको देखना है कि क्या आपको लगता है कि आप अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस के ऊपर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, क्योंकि ऐसे भी आप उसके ऊपर एश्योरेंस नहीं दे रहे, सो यू आर नॉट गिविंग एन ओपिनियन ऑन दैट। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलेगी, एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो एक्सेप्ट मत करो। तो ध्यान रखना, अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन पे भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इन इवेंट और ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एक्विजिशन एंड इफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट गॉट ऑडिटेड, यानी कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ऑब्टेन अग्रीमेंट विद द पार्टी दैट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है। ऑडिट प्रेमाइसेस है किस चीज़ के लिए? डिस्क्राइब और डिस्क्लोज करना ऑडिट क्राइटेरिया टू इंटेंडेड यूजर, अगर वो ऑलरेडी प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ दिया नहीं है, कि आपने किस बेसिस पे बनाई है या आप प्रोस्पेक्टस के यूजर्स को बताओगे जरूरत पड़ने में। क्राइटेरिया के अनुसार ही वो बनाएगा और वो प्रैक्टिशनर को सारी इंफॉर्मेशन प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी जिससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट करना है, तो मैंने एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट का लिया, यूजुअली एक्विजिशन पे होता है, पर डिसइन्वेस्टमेंट एकदम क्लिक दिमाग में इजीली होता है, इसलिए वो ले लिया। तो अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जुलाई के महीने में कोई कंपनी एक्वायर करी है, तो आप ये बोलोगे कि अगर ये पहले से कर ली होती तो मेरे फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे होते, ईपीएस क्या आ रहा होता, प्रॉफिट्स क्या आ रहे होते, बैलेंस शीट कैसी आ रही होती, तो वैसे प्रेजेंट करना है। तो फिर उस केस में मुझे क्या होगा, जो एंटिटी एक्वायर की है उसकी भी इंफॉर्मेशन लगेगी, तो वो भी मुझे ऑडिट प्रेमाइस एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करते समय कंफर्म कर। अब प्लान और परफॉर्म कैसे करना है एंगेजमेंट को? तो नंबर 1 हम देखेंगे सबसे पहले ऑडिट क्राइटेरिया सूटेबल है या नहीं। अभी डिस्कस किया अपन ने, सूटेबल नहीं है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मटीरियलिटी डिफाइन करेंगे क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स हम भी नहीं चेक करने वाले। कैसे रिलेटेड पार्टी ने इन्फॉर्मेशन को क्रिएट किया है, और फिर एविडेंस ले लेंगे, एक तो यूएफआई के सोर्स का और दूसरा सोर्स सेटिस्फाइड है, प्रॉपरली डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो ये सब यूएफआई है, दिस इज यूएफआई रिलेटेड। एंड कमिंग ऑन टू प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट, तो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एडजस्टमेंट में आपको क्या चेक करना है कि जो भी इवेंट और ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमें देना है, वो इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या है और उसका एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रॉपर इम्पैक्ट दे दिया है। तो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आपने हटाई, अगर डिसइन्वेस्टमेंट है या ऐड की है, तो प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि अगर जैसे नई सब्सिडी एक्वायर की है तो हो सकता है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो, तो हार्मोनाइज करना पड़ेगा। ये सब अप्लाइड क्राइटेरिया में दिया जाए। से हम प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आफ्टर द लास्ट रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस कोई नई कंपनी एक्वायर कर लिया,
अब हमें उसे क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली मर्ज करके बताना है। तो उस पर्टिकुलर केस में चाहिए कोई एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेक्टस के लिए ध्यान रखें। तो उस केस में पॉलिसी डिफरेंट है तो सेम करना पड़ेगी। ये सब क्राइटेरिया में डिपेंड हो तो हमें वो एडजस्टमेंट्स चेक करना पड़ेगा। फिर देखना है ओवरऑल पीएफएफआई का प्रेजेंटेशन एज पर द फ्रेमवर्क जो भी प्रिस्क्राइब्ड है प्रॉपर है या नहीं है, प्लस अदर इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहिए ऐसे 720 जैसे जो प्रोस्पेक्टस में दिए टू फाइंड एनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द टू इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि उसने सारे एडजस्टमेंट कर दिया और क्राइटेरिया के अनुसार इन्फॉर्मेशन बनाई है, और फिर अपना ओपिनियन बना दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सब कुछ ओके है तो आप लिख दीजिए प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज कंपाइल्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। ध्यान रखना क्या है, यूज करना है कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ईओएम पैराग्राफ अगर आपको लगता है कोई मैटर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग है तो आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड वो मॉडिफिकेशन नहीं। अब आते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। ये दो केस में हो सकता है, एक जो अपन ने पहले देखा था कि आपकी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन, या दूसरा आपको लगता है कि ये कंपाइलेशन एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया नहीं हुआ है या इसमें डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, कोई दिक्कत है। आपको सबसे पहले पूछना है कि क्या सेबी के नियम अनुसार ये कहा गया है क्या कि जो भी इसके ऊपर रिपोर्ट देगा वो कंफर्म करे कि ये प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अप्लाइड क्राइटेरिया सूटेबली इंप्लीमेंट किए गए। यानी वो ये नहीं बोल सकता है कि इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी मॉडिफाइड रिपोर्ट देने की बात ही नहीं करी है सेबी ने। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचो जहां लॉ रेगुलेशन आपको प्रिक्लूड एक्सक्लूड मना कर रहा है कि मॉडिफाइड ओपिनियन मत देना, और प्रैक्टिशनर को लगता है मॉडिफाइड देना ही पड़ेगी क्योंकि या तो एडजस्टेड मॉडिफाइड है या एडजस्टमेंट सही से नहीं हुए, तो हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी से बैटर डिस्कस करके बोलेंगे भाई सुधार ले। फिर भी नहीं सुधारे तो हमारे को शायद विड्रॉ करना पड़ेगा, या विड्रॉल पॉसिबल नहीं हो तो लीगल एडवाइस। लेकिन अगर लॉ और रेगुलेशन में मॉडिफाई करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते, तो आपको देखना है क्या मॉडिफाइड ओपिनियन के अनुसार काम हो जाएगा, और हो जाएगा तो जो अश्योरेंस एंगेजमेंट के फ्रेमवर्क में यानी जो 705 में अपन मॉडिफिकेशन की बात करते हैं उसके बेसिस पे आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। तो मैंने बताया था आप ओपिनियन तो दे रहे हो। रिपोर्ट क्या कहलाएगी, इट इज एन अश्योरेंस रिपोर्ट जिसके भी एड्रेस कर रहे हैं अपन। ये प्रोस्पेक्टस पे जाती है बकायदा रिपोर्ट, बताना प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने प्रिपेयर की है जिसपे अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन क्या है, क्या पीरियड कवर्ड है प्रोफोर्मा का, यानी कितने समय तक आपने रीस्टेट किए हैं पीछे जाके, अप्लाइड क्राइटेरिया कहाँ से लाए हो और क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की क्या जिम्मेदारियां थी, और प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी की हमें ओपिनियन देना है वेदर इट इज कंपाइल्ड एज पर द क्राइटेरिया। हम जिम्मेदार नहीं हैं फॉर गिविंग रिपोर्ट ऑन द बेस इंफॉर्मेशन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ना ही हमने सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू या ऑडिट किया। हमने सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन एज इफ इट हैड ऑकर्ड एट अ अर्लियर डेट होता तो क्या होता, बस वो रिपोर्ट किया और कुछ नहीं किया। हमें एक स्टेटमेंट देना है कि हमने इस एसएई के अनुसार एंगेजमेंट किया है, देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये जिसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं पीएफआई इज प्रिपेयर्ड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। हमें बताना पड़ेगा वेदर प्रोसीजर्स परफॉर्म टू असेस वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया यूज प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर प्रेजेंटिंग दीज इवेंट्स एंड वेदर वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे हम बोल सके पीएफआई इज प्रॉपर शोइंग प्रॉपर एडजस्टमेंट टू यूएफआई एंड प्रिपेयर्ड एज पर क्राइटेरिया। वही बात है, आप जजमेंट यूज कर सकते हो, ये फैक्ट आपको वहाँ लिखना भी है रिपोर्ट में कि यूज्ड आवर ओन जजमेंट और ओवरऑल प्रेजेंटेशन हमने इवैल्यूएट किया है। फ्रेजेस आप क्या यूज करोगे, तो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया तो बात अलग है, अदरवाइज पीएफआई इज बीन कंपेल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, तो इट्स अ पॉजिटिव एश्योरेंस और साइन रिपोर्ट और प्लेस ऑफ सिग्नेचर। दिस इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which talks about pro forma adjustments to prospective बोल दिया। This is your standard on pro forma financial information with adjustments done to unadjusted financial information। इसके अलावा देखिए अब क्वेश्चंस क्या है, तो आपके मॉड्यूल में मैनेजमेंट has limited requested you to accept engagement to report on compilation of pro forma financial information to be included in prospectus। आपको रिपोर्ट करना है ऑन द कंपाइलेशन डन बाय मैनेजमेंट। 3420 व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर फॉर एक्नॉलेजिंग द अंडरस्टैंडिंग, कब दी एक्नॉलेजिंग अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। तो आपको
प्रबाली यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग। क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, क्राइटेरिया के अनुसार बनाई गई है, और 4 चीज़ें जिसपे हमें इंफॉर्मेशन देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में हमें जो भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से लगती है दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज समथिंग विच वी विल रिक्वायर। इसके अलावा बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो प्योर डेफिनेशंस हैं। एक तो सिग्निफिकेंस क्या है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, और एक क्या प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट से क्या मतलब होता है। So that is something which we discussed here, significance and pro forma financial adjustments. That's about it. Thank you.